एवरीबॉडी। और सभी को नमस्कार। दादा कंटिन्यू करें। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग। और वेरी गुड। सो आज वापस हमारा ब्रीदिंग का जो हमारा कल का जो टॉपिक था कि सांस कैसे लेना है, सांस हम कितनी ले रहे हैं, सांस को कैसे बढ़ा सकते हैं, सांस को बढ़ाने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और इतने सारे फायदे जो है ये रिकॉर्ड भी नहीं हुए होंगे जितने कि आज हम यहाँ जानने वाले हैं कि गलत प्रकार का ब्रीदिंग क्या कर सकता है। ये सेशन मुझे लगता है शायद कल भी चलाना पड़ेगा। इतना कुछ कंटेंट यहाँ पर है क्योंकि आज का समय हमारा प्रैक्टिस में जाएगा। जो है काफी कुछ चीजें जो हम कल भी बात कर रहे थे कि शरीर को अगर हमें एल्कलाइन करना है तो हमको सांसों को छोड़ना और छोड़ के जो है लंबी समय तक छोड़ना सीखना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीमारियां चली जाएं तो मुझे ये सब करना होगा। तो अगर नहीं करेंगे हम और हम अगर दवाई के भरोसे रहेंगे, शरीर मेरा, खून मेरा, शरीर के अंदर बहने वाला पानी मेरा, रक्त में 70% पानी, 85% पानी, ब्रेन में 90% पानी। तो ये जो पानी है जो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है ये अच्छा जाए, इसकी जवाबदारी मेरी है ना कि सरकार की है। तो अभी हम देखते हैं हमारे इंदौर में भागीरथपुरा में जो है लोग मर गए, अभी भी मर रहे हैं, अभी भी गंदा पानी आ रहा है, 6 महीने हो गए। तो कल ही मुझे हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं महेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें साझा करी। तो जो है समय समय पर हम उसका पीपीटी बना के आपको दिखाएंगे कि पानी और आपकी सांसें जो है ये अगर सब सही आपको मिल जाए, दो चीज, और तीसरा आपका भोजन, ये सही हो जाए तो आपको निरोगी रहने से, स्वस्थ रहने से और 90 साल प्लस जीने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घुटने भी सही रहेंगे, आप पूरे सही रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग आते हैं वो आते हैं आपका 30 के ऊपर और 60 के अंदर। तो 30 से 60 का जो ब्रैकेट ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है इसमें हमें भयंकर बीमारियां आती हैं। और 60 के बाद तो कल्पना ही मुश्किल है कि 60 के बाद क्या क्या होता है। ये हमारा जो ब्रैकेट है और ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम चालू करेंगे आज आपका हाई ब्लड प्रेशर से कि कैसे जवान को जो है अगर हम पीछे की तरह घुमा दें, है ना, और तालू से चिपका दें, तो ऐसा करने से होता क्या है, क्यों हमारे जो ऋषि मुनि थे जो जानकार थे सांसों के, वो क्यों ऐसा करते थे, ऐसा करने से क्या होता है ये जानेंगे। और हमारा जो डीप ब्रीदिंग का सेशन है आज, कैसे ब्रीदिंग लेना है, हम कितनी ब्रीदिंग लेते हैं ये सीखेंगे। लेकिन ये सेशन आज यहाँ नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तो कल भी जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और कल कुछ मंत्रों की भी बात होगी, लाइक फॉर घुटना नी पेन, उसके लिए ऑलरेडी उसे तो हम दे चुके हैं, लेकिन वापस से पूरा रिवीजन करेंगे। और जो है कल भी जो है पूरा ब्रेथ के ऊपर रिवीजन होगा। आज है 24 तारीख और कल हमें फिर निकलना है वापस टुवर्ड्स रायपुर, वहां पर दो चार कार्यक्रम है। लेकिन कल जूम मीटिंग होगा और 7:30 से जो है 8, 8, 10 तक कल भी जूम मीटिंग होगा। कल भी सब लोग आए और इस चीज को हम क्या कल एंड करने की कोशिश करेंगे। और 3, 4 दिन वापस कोशिश करेंगे कि जहां हम जा रहे हैं वहाँ नेटवर्क कवरेज हो तो हम लोग इसकी एक प्रचंड प्रैक्टिस कर सकें। ये जबान को जब हम पीछे ले जाते हैं और बैठ जाते हैं चुपचाप, कल हमने 2, 3 चीज भी सीखी थी। जैसे अगर मैं, ये जो मेरी मुद्रा है, अगर मैं तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली को जो है अगर दबा लेता हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरी सांस हार्ट से नीचे नहीं जाती, उथली उथली चलती है। लेकिन जैसे ही मैं इस उंगली की जो पास वाली उंगली है मध्यमा, इसको अगर मैं इस अंगूठे से दबा देता हूं और सांस लेता हूं, तो सांस सीधे नाभि से 2 उंगल नीचे तक चली जाती है। जिसको जो है जापानीज लोग बड़ा महत्व देते हैं। तो लाउत्से जो चाइनीज दार्शनिक है उसने भी इसका बड़ा उल्लेख किया है। तो अगर नाभि
अगर तक आपको सांस ले जानी है तो जो मिडिल फिंगर है, इसको जैसे ही आप प्रेस करके सांस लेंगे तो बिना किसी एफर्ट के सांस ऑटोमेटिकली नाभि तक चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रास्ते चलते फिरते अगर सांस लेना है और अगर ये मेरी दो उंगलियां दबी हुई हैं इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिकली मेरी सांस जो है वो नाभि के नीचे तक चलेगी। तो नाभि के नीचे तक सांस क्यों चलना चाहिए और इस पे आज बात करेंगे। और ये अगर गर्दन अगर जो है ये मेरा जो सॉरी टंग जो है, मेरी जिह्वा जो है, जबान जो है, ये अगर पीछे घूम जाएगी तो इससे क्या होगा, न्यूरोलॉजिस्ट से ही जानते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो ये करने से क्या होगा, इस प्रकार की ब्रीदिंग करने से बॉडी अल्कलाइन होगी। अल्कलाइन होने से क्या होगा, गलत ब्रीदिंग करने से 120 प्रकार के जानी अनजानी बीमारियां हमारे अंदर आती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हमारे अंदर आती हैं इसको भी अभी देखेंगे। सो गलत ब्रीदिंग करने से जो बीमारियां जो आती हैं, सबसे पहले उस चीज को देखते हैं, समझते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी हम गलत ब्रीदिंग करते हैं 120 प्रकार की बीमारियां आती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इस चार्ट को जब हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसका ये शोध है रिसेंटली कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो इंसान करता है वो 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ब्रीदिंग करता है। और जो है जो लोग 15 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ब्रीदिंग करते हैं ये सारे, तो उनको हार्ट डिसीजेस सारी की सारी होती हैं। 14, 15, 16 तक करते हैं। और इधर आप कैंसर, जो लोग 1 मिनट में 12 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ब्रीदिंग करते हैं उनको कैंसर होता है। 12 से 17 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से जो ब्रीदिंग करते हैं उनको डायबिटीज होता है। और यहाँ पूरा रेशियो देख रहे हैं, अस्थमा, COPD, उसके बाद स्लीप एपनिया मतलब जो है खर्राटे आना। तो जो लोग 15 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से जो है अपने लंग्स में हवा भरते हैं उनको किस प्रकार से जो है अस्थमा होता है, स्लीप एपनिया, लीवर लीवर अर्थराइटिस। किसी ने कल पूछा था कि हमारे किसी परिचित को लीवर सोराइसिस हो गया, तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो 11 से 18 लीटर प्रति मिनट के ज्यादा उनके बॉडी में हवा नहीं जाता होगा। सो ये सारा जो है डिसऑर्डर्स का सूची है यहाँ पर पूरा, ये जो बताता है कि गलत ब्रीदिंग करने से जो है आपको कितने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अधिकतर उन लोगों की सूची है जो 1 मिनट में 12 लीटर 16 लीटर तक जो लोग अगर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो एक्चुअल करेक्ट ब्रीदिंग अगर हम 16 की जगह 23 लीटर तक ब्रीदिंग कर पाए तो इन डिसीज से सिर्फ हवा के माध्यम से ही निजात पाई जा सकती है। हवा के माध्यम से ही हम लोग निजात पा सकते हैं। सो जो है यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सेकंड रिसर्च कहता है कि लो ऑक्सीजन कॉजेज इन्फेक्शंस विच कॉजेज कैंसर। अब कल कोई कह रहा था कि मेरे बच्चे को बार बार बुखार आता है, बार बार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, वो बच्चा किस प्रकार से ब्रीथ कर रहा है, उसका जो है ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। अगर उसका बॉडी में बहुत लो ऑक्सीजन है तो निश्चित तौर पे जो है वो रोग आने के चांसेस हैं। सो कहने का मतलब है कि आप लोग उथली उथली सांस जो हम लोग लेते हैं, ओनली 10% ऑफ योर लंग कैपेसिटी, मतलब 6 लीटर जो है, ओनली 600 cc ऑफ व्हाट यू यूज। सिर्फ 6 लीटर हम जो, अगर हम 10% अगर हम उथली उथली ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम 6 लीटर से ज्यादा हवा नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर 6 लीटर हवा, जबकि हम 23 लीटर हवा भर सकते हैं, माइंड में 23 लीटर हवा भरी जा सकती है, लेकिन हम हवा भर रहे हैं और उसका सिर्फ 10% यूज कर रहे हैं। और इस कारण जो उसको बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग, उथली उथली सांस लेना। और इस कारण से जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमको बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं। सो जो है पहले तो बात टंग की। when you curl your tongue and you touch, जब आप कर्ल करते हैं और टिप ऑफ द टंग को जब आप हार्ड पैलेट अपर पैलेट को टच करते हैं तो इंस्टेंटली लैब में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, आपकी पल्स भी कम हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक यानी कि वेगस नर्व का एक्टिवेशन होता है। ये वेगस नर्व का एक्टिवेशन इसीलिए होता है क्योंकि मूवमेंट ऑफ द टंग के लिए काफी सारे ग्लोसाइल मसल्स काम करते हैं। उसमें से एक मसल होता है पैलेटोग्लोसस।
पैलेटोग्लॉसस मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही आपकी वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट कर देता है। अब वेगस नर्व बहुत ही डिफिकल्ट है स्टिमुलेट करने के लिए, या तो आप कोल्ड का एक्सपोजर करें, या तो आप डीप ब्रीथिंग करें, योगिक ब्रीथिंग करें, या तो आप कोल्ड शावर ले। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए ये कई सारी चीजें हमने पहले एक वीडियो में बता दी है, तो आप जरूर उस वीडियो का अध्ययन करें इफ यू वांट टू रिवाइज की वेगल मैन्यूअर्स क्या होती है। अब वेगस मैन्यूअर चाहिए क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है, इतना काम बढ़ चुका है, वी आर ऑलवेज बम्बार्डेड विद स्टिमुलाई, डिस्ट्रैक्शंस, कई सारी ऐसी चीजें जो हमें बॉदर करती हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे क्विक हैक्स होने चाहिए। ये मेरा सबसे फेवरेट हैक है। जैसे ही कोई भी चैंटिंग होता है, जैसे ही मैं मंदिर में जाती हूँ, जैसे ही कोई सत्संग होता है, जैसे ही मैं होमा या हवन में बैठती हूँ, जैसे ही मैं कोई भी मेडिटेशन करती हूँ, मेरी ये एक एंकरिंग हैबिट है, मैं तुरंत ही अपनी टंग को कर्ल करके ऊपर टच कर देती हूँ। विच मीन्स जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हैं, होमा करने वाले हैं, मंत्र करने वाले हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो वो पैसिफाइंग एक्टिविटी और भी पैसिफाइंग हो जाएगी। मतलब कि आपकी वेगस नर्व का 5 to 10x टाइम एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगा। जितने देर तक आप अपने वेगस को एक्टिवेट रख सकते हैं, आप अपने रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिव करते हैं। बिकॉज रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिव हो जाती है, इसकी वजह से लोग आपसे दूर भागते हैं। तो कम से कम रोज 5 मिनट टंग को कर्ल करके आंख बंद करके बैठने से आपका डीप अल्फा और वेगस नर्व गारंटीड स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो टंग को अगर हम पीछे की ओर ले जाएं और तालू ऊपर टच करें तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये हम देखते हैं कि सही होने लगता है, नॉर्मल होने लगता है, बड़ा है तो कम होने लगता है। और हमारी पल्स, हृदय की धड़कन हमारी शांत होने लगती है। जो 60 के ऊपर जो जाती है, 80 90 जो पल्स चला जाता है, वो पल्स सिर्फ 5 मिनट टंग को, जबान को घुमा के जो है तालू पर टच करना है। ऐसे बिना घुमाए टच नहीं करना है, टंग को पीछे ले जाना है, टंग पीछे जाएगी, टच हो जाएगी। ये प्रैक्टिस जो है सभी लोगों को करनी है, क्योंकि अगर वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई तो शरीर में जो है बीमारियां नहीं रह सकती। जब भी बॉडी गामा स्टेट में आ जाती है, गामा स्टेट में शरीर को, मन को कैसे लाना है, हम जो है उस पर भी अभी बात करेंगे। और जो है उस पर अगर समय नहीं मिला तो उस पर गामा पे कल बात करेंगे। तो शरीर जब गामा पे आ जाता है तो गामा में शरीर कैसे आ जाता है, तो गामा में अगर हम हमारा शरीर को ले पाए तो जब हम ओम की जगह ओ चैंटिंग करते हैं, तो ओ चैंटिंग करने से जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारा जो मानसिक स्तर है वो अल्फा पे आ जाता है। और जैसे ही हम मुंह से ओ का उच्चारण करते हैं, ओम का नहीं, ओ, तो ये जो उच्चारण हम करते हैं, इससे हम, अगर हम 20 मिनट अगर इस प्रकार से उच्चारण करें तो जो है हमारा, हम गामा अवस्था में चले जाते हैं। फिर हम जैसा शरीर को निर्देश देते हैं वैसा शरीर चलने लगता है। तो कोशिश करेंगे कि वो भी बातें आपसे आज यहाँ पर करें। और लेकिन आज मेन जो टॉपिक है वो ब्रीदिंग है, कि हम कैसे 23 लीटर ऑक्सीजन को जो है शरीर में भर सकते हैं। इससे पहले जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा करना है। सुखी आदमी को थोड़ा सा TANDEN, नाभि से 2 इंच नीचे ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तांडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तांडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तांडेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तांडेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना, आपकी श्वास तांडेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हो, बहुत मन उदास, चिंतित, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना तो श्वास बहुत ऊपर से आके लौट जाएगी। ये श्वास का ऊपर से आके लौट जाना इस बात का सूचक है
कि आप अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए, लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो एक पागलपन का सारी दुनिया में फैल गया, हाँ छाती में भरनी चाहिए, नीचे नहीं, और छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भीतर एक भयंकर उत्पात को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी या लाओसे की तस्वीर अगर आपने कभी देखी तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की भी जो तस्वीरें और मूर्तियां बनाई हैं वो भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं उनसे उनका मेल नहीं। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां उनमें पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है और छाती बड़ी। और जापान और चीन में बुद्ध की भी जो मूर्तियां हैं उनमें पेट बड़ा है। ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक तीन केंद्र ताओ मानता है। एक तांदेन नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे ज्यादा दूर होता है। उससे तो निकट वे लोग भी होते हैं जो हृदयवादी। तथाकथित ज्ञानियों से भक्त भी कहीं ज्यादा अस्तित्व के निकट होते हैं। जिसने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है वो आदमी सतह पर जीता है, हिसाब उसका पूरा होता है, गणित उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में वो नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है, क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, हिसाब भी खो जाते हैं। वो सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है। हृदय में उतरे कि तर्क और गणित और सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती। इसलिए बुद्धिवादी हृदय की बात से भयभीत होता है, क्योंकि हृदय के साथ ही अराजकता, अतर्क, राग का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिवादी बुद्धि से जीता है और बुद्धि से नीचे प्रवेश नहीं करता। जितना बुद्धिवादी आदमी होगा श्वास उतनी ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और नीचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लाओ से कहता है हृदय भी आखिरी गहराई नहीं, और गहरे उतरना जरूरी, और उसको वो तानदेन कहता है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही वो अस्तित्व के साथ वैसा ही जुड़ गया है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वो व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हो, शून्य हो, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाए। कभी शिथिल होकर शांत होकर कुर्सी पर बैठ के देखें, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चलने लगे। लेकिन ढीला छोड़ें अपने को, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं।
क्या इसका कारण केवल इतना ही होगा कि हम सीने को बड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इतना ही नहीं, कारण और भी गहरे। सबसे बड़ा कारण जो आपको ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। बच्चे को अपने शरीर ओके, सो इस वीडियो को और इस ऑडियो को शिव स्वास्थ्य और धन उस चैनल पर डाल देंगे, और जिन जिन ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, तो उन सबको उस चैनल की लिंक भेज दी जाएगी, जिसमें आज का रिकॉर्डिंग, कल का रिकॉर्डिंग, बहुत सारे रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन आंसर सत्र हमारे सारे मौजूद हैं। ये एक व्हाट्सएप चैनल है, और जो है व्हाट्सएप जब हम खोलते हैं तब हम जब अपडेट्स वाला जो नीचे पोर्शन होता है उसको क्लिक करते हैं, तब ये सभी चैनल्स वहीं पर से देखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि नवनीता तक क्यों ले जाना है, क्योंकि अगर हमें तनाव मुक्त रहना है, एक अच्छी फैमिली लाइफ जीना है, अच्छा सामाजिक लाइफ जीना है, अच्छा पैसा कमाना है, मुझे वेल्थ चाहिए, तो मेरा तनाव शून्य होना जरूरी है। अगर मैं तनाव युक्त हूँ, है ना, तनाव से भरा हुआ हूँ, तो लोग मुझसे दूर चले जाएंगे, और अगर मैं तनाव मेरे अंदर नहीं है, जो है जितना मिनिमम है उतना बड़ा मैं चुंबक बन सकता हूँ, उतने ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे, आकर्षित होंगे, सारा कुछ होगा। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तब समझ में आता है कि ब्रीदिंग का क्या रहस्य है। और जो सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, ये तो धन की बात हो गई कि धन भी आएगा अगर मेरा ब्रीदिंग सही होगा, लेकिन अगर जो कुछ सेहत बनाना चाहता है तो सेहत तो उसको निश्चित ही मिलने वाली है, गारंटी से मिलने वाली है। तो अननेसेसरी की जो दवाइयाँ जो हमारे आसपास मौजूद हैं, उन दवाइयों को जो है ब्रीदिंग के माध्यम से जो है बॉडी को एल्कलाइन करके जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचा के बॉडी को सही किया जा सकता है। तो कल हमने सीखा था निशेष रेचक प्राणायाम, जिसमें हम ऑक्सीजन को पूरा निकाल देते हैं और कोशिश करते हैं उसको रोकने की। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं, वो जो होते हैं, वो जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, तब वो रिपेयर करने के लिए मूवमेंट करते हैं, निकल जाते हैं उस दिशा में जहां रिपेयरिंग की जरूरत है। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए, जो भी अवरोध हैं उनको खत्म करने के लिए और रिपेयर करने के लिए डीऑक्सीजनेशन की जरूरत है ना। जैसे हमारा कंगन पानी हम देखते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0 है, और ऑक्सीजन भी उसमें से निकल जाती है, जो ऑक्सीजन जो गैस की जो उत्पत्ति होती है। तो इस एंड पे जो पानी आता है वो डीऑक्सीजनेटेड वाटर होता है और हाइड्रोजन रिच वाटर होता है। तो हाइड्रोजन भी वही काम करता है, स्टेम सेल की तरह जगह जगह जाके कोशिकाओं को रिपेयर करता है। तो जो काम हमारा शरीर करता है वो हूबहू अगर पानी भी अच्छा मिल जाए तो एक और एक मिलके 101 हो जाते हैं, 11 नहीं होते, 101 हो जाते हैं, 121 हो जाते हैं। अगर भोजन भी हम उसमें सही कर लें, सही तरीके से सांस लेना, सही पानी पीना और सही भोजन, तो हम देखते हैं कि हम 1 to 1 मतलब जो है 121 का जो है आंकड़ा बनता है, और हम परम स्वास्थ्य की ओर, परम ध्यान की ओर, परम जो है आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ की ओर हम पहुंच जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है सही तरीके से ब्रीदिंग करना सीखें, लेकिन उससे पहले निशेष रेचक प्राणायाम, जो जिससे कि हमारा जो ब्लॉकेजेस ठीक हो, कोई बांझपन है, किसी की रीढ़ की हड्डी रोबोटिक हो गई है, वहां तक जो है सारे फ्लूइड सूख गए हैं, तो वहां पर काम करता है ये प्राणायाम निशेष रेचक, जो परंपरा से आया है 10,000 साल पहले। जो पतंजलि जब इस प्राणायाम को लेके आए कि ऑक्सीजन को हटा दो, मतलब मृत प्राय हो जाओ, ऐसा जब तक ऑक्सीजन को मत लो, जब तक मरने जैसी स्थिति का आप अनुभव न करो, छटपटाहट। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जब आप ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और उसके बाद जब आप संकल्प लेते हैं, है ना, जब ऑक्सीजन नहीं है, जब आप संकल्प लेते हैं तो ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको पूरा करने में लग जाता है। समझो किसी को कोई रैंक लेना है, समझो किसी को धन चाहिए, समझो किसी को कोई प्रॉपर्टी लेना है, कुछ भी उसको काम हो, जब वो सांसों को छोड़ देता है और लेता नहीं है, और छटपटाहट की वो अवस्था, उसमें अगर वो कोई संकल्प लेता है कि मैं जो है अगर बिस्तर से खड़ा हो जाऊंगा, मैं मेरा जो है शरीर को मैं ठीक करके रहूंगा, समझो किसी को पैरालिसिस है तो वो बोलता है कि मैं मेरे शरीर को इस महीने ठीक करके रहूंगा, तो ब्रेन से वो पूरा सिग्नल बॉडी में फैल जाता है। समझो कोई रोबोट की तरह चल रहा है, उसको कोई मोटर न्यूरॉन डिसीज हो गई है, तो वो अगर संकल्प लेता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी जो है एक बच्चे की तरह है, कोमल है, और मैं सारे काम एक बच्चे की तरह कर पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, भाग पा रहा हूँ, तो ये संकल्प ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है छटपटाहट की उस अवस्था में। इसको बोलते हैं निशेष रेचक प्राणायाम, है ना, संकल्प।
जो है इसमें भी जो है ब्रेन आपका गामा स्टेट में आ जाता है, और ये प्रयोग से देखा जा चुका है। तो निशेष रेचक प्राणायाम करने के लिए हमने बोला था कि मुंह जो आपका है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। आपका स्टॉप वॉच जो क्लॉक करके जो होता है उसको जो है चालू कर लेंगे, देखेंगे किसका कितना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है 245 साथी यहाँ मौजूद हैं, तो उसका करते हुए आपका ये आपका अलार्म खुल गया, इसमें स्टॉप वॉच जो है वो खुलेगा। और जो है हम जब मुंह को थोड़ा सा जो है जबड़े को नीचे करेंगे, जैसे यूं है, यूं कर लेंगे, और जो है हाथ को यूं करते हुए तेजी से जो है सांसों को छोड़ेंगे। एक बार देख लेंगे मुझे, कुकर की सीटी की तरह आवाज आनी चाहिए। ऐसा करने के बाद स्टॉप वॉच चालू करेंगे, क्योंकि सारी हवा आप करके निकाल चुके हैं। अब आपका पेट और पीठ लगभग एक हो गया है। फिर आप स्टॉप चालू करेंगे, और वो जो स्थिति आ जाए कि अब नहीं, अब तो मर ही जाऊंगा, उस स्थिति तक खुद को कंट्रोल करेंगे। और देखेंगे आप 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड यथासंभव प्रयास कीजिए। और जो इससे पहले आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए कि मैं जो है इस प्राणायाम में मेरी पूरी शक्ति लगाऊंगा, मैं मेरी पूरी ताकत लगाऊंगा। आपके माता पिता जो इस धरती पर हैं आपके साथ या नहीं है, जो है सबसे पहले उनका धन्यवाद दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो है आपके जो भी भगवान अल्लाह जिसको भी आप पूछते हैं मानते हैं, जो है उनसे प्रे कीजिए कि मैं इस प्राणायाम में पूरी पूरी ताकत लगाऊंगा। क्योंकि ये जो प्राणायाम है निशेष रेचक प्राणायाम, ये जो है हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और इसके बाद फिर हम लंग्स को भरना सीखेंगे, ताकि हम दिन भर ऑक्सीजन से भरे रहें। तो निशेष रेचक प्राणायाम जो सारे दर्दों को मिटा देता है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था मैंने आपको कल भी बताया था। स्टेप 1 आपको जो है वो सिखाया गया है। स्टेप 2 जो है वो हम आपको अगली कड़ी में सिखाएंगे, आगे 15-20 दिन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो निशेष रेचक रेचक प्राणायाम पार्ट 2 ये आपको सिखाएंगे। तो सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, और जो है मुंह को थोड़ा सा ऐसा गोल कर लेंगे, और ये सांस ले लीजिए। नाक से ही सांस लेंगे हम, लेकिन छोड़ेंगे मुंह से। आपका स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए, मैं भी चालू कर लेता हूँ, देखते हैं कौन कितना देर रुक पाता है। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो जो तेल खाते हैं, तला गला खाते हैं या होटलिंग करते हैं, उनका थोड़ा सा कम रीडिंग आएगा। तो उनको समझ में आएगा कि वो उनके जीवन में क्या गलती है, कौन सा माल डल रहा है। जैसे ही आज की इस सेशन के बाद फलों को दिन भर आज खा लेंगे, कल आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सांसों को रोक के, छोड़ के बाहर ही रोकना है, मृत्यु तुल्य कष्ट होने तक उसको रोके रखना है। देखते हैं इससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 99 से खसकते खसकते 81 70 तक चला जाएगा। और जब 70 तक जो एसपी जो मीटर आता है, उस जिसके पास हो वो भी देख सकता है, तो जब वो 70 तक चला जाएगा तब बीमारियों का शमन चालू हो जाएगा। तो ये अभ्यास 5-6 दिन करने पे ही जो है आप देखेंगे कि आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है 70 तक जा सकता है। जैसे कोरोना में लोगों का जा रहा था ना, तो उनको लगाना पड़ रहे थे पंप। तो कोरोना जब आया था, जब बैक्टीरिया जो फेफड़े पे जो अटैक कर रहा था, तो उस समय भी लोगों का ऑक्सीजन का स्तर गया था, छटपटाहट की अवस्था थी, और जो है संक्रमण के कारण वो हुआ था। और यहाँ पर हम कर रहे हैं शरीर को ताकत देने के लिए, हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए, हमारे ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं निशेष रेचक प्राणायाम। फेलोपियन ट्यूब कचरा है, उसमें ब्लॉक है, खुल जाएगी। आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब लिंग खड़ा ही नहीं होता है, वो जो है लिंग जो है मुलायम हो गया है, वहां तक ब्लड जा ही नहीं रहा है, जाने लग जाएगा। वो ईडी जो है 3 महीने की प्रैक्टिस में परमानेंटली चला जाएगा। हार्ट में कोई ब्लॉकेज है वो गल जाएगा। तो ये सारा का मतलब एक आपको जो यौवन चाहिए, जो आप जवान रहना चाहते हैं, वो जो है इस प्राणायाम से बखूबी प्राप्त किया जा सकता है। घुटने खराब हैं, स्टेम सेल को वहां तक पहुंचने का टाइम मिल जाता है। और जब आप बार बार 5 बार 6 बार 10 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आप देखते हैं घुटने आपके ठीक होने लग जाते हैं, आपकी कमर लचीली हो जाती है। रेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब लिंग का टेढ़ा मेढ़ा होना या उसका प्रॉपर खड़ा ही ना होना, वो इससे ठीक हो जाता है। ये सारा कुछ इस निशेष रेचक प्राणायाम से ही हो जाता है। तो जो है आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माता पिता को धन्यवाद देंगे जो आपको इस धरती पर लेके आए, और उसके बाद जो है आंखों को खोल लेंगे, और जो है मुंह को थोड़ा सा गोल करके सीटी की आवाज में जो है पूरी हवा को निकालने की, बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद आप करेंगे, उसको रोकेंगे, और देखते हैं किसका जो है कितना हम उसको रोक पाते हैं।
तो लेट अस स्टार्ट। 32 सेकंड्स तक हुआ है। सभी का टाइम आया होगा जो अपने अपने स्टॉप वॉच पे। आप लोग चाहें तो उस टाइम को शेयर कर सकते हैं, हम बातचीत करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे उसके बाद। वेरी गुड। सुनीता का 45 सेकंड हुआ है। राम पूजन जी का 30 हुआ है। शिवाजी कोकाटे का 15 हुआ है। मतलब ये कम है। थोड़ा इसको बढ़ाना चाहिए हमें, जो है। ये धीरे धीरे बढ़ेगा जब आप 2-3 दिन फल खा लेंगे। टीएमटी से डॉक्टर मानता 25 आया है। 55 आया है। रवि का वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, अगर 15-20 भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम 23 लीटर ऑक्सीजन को भरना अभी सीखेंगे। संगीता जी का 35, हाँ 17 आया है। बढ़ेगा बढ़ेगा। 3-4 बार राउंड हम करेंगे। संजय सिंह जी का 36 आया है। तो कोई ऐसी डरने की बात नहीं है अगर 12, 13, 14, 15 आता है, क्योंकि जो लोग इसके आदी नहीं है वो धीरे धीरे जब होंगे तब होगा। मरने जैसी स्थिति जब आ जाए, जब कोशिश करें कि थोड़ा और जोर लगाऊंगा, और जो है उस प्रकार से इसको लें। अशरफ अली जी का 25 आया है। तो नीलेश जी का 30 आया है। वेरी गुड वेरी गुड। ये नीलेश जी, आपको जो ब्लैडर का जो समस्या है, जो आपका कैथेटर लगा हुआ है, ये 100% ब्लैडर ठीक हो सकता है अगर हम 10 बार इसका प्रैक्टिस करें। डिम्पल का 51 है। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों का आ रहा है। तो धीरे धीरे जब आपकी 10-15 दिन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है ये 2 मिनट भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू नीड? ये नीट प्रैक्टिस, ये आप 10 बार करिए। आपका शरीर है, आप 10 बार 12 बार 55 तक गया है। सो अब हमारा रेस्ट हो गया है। तो एक बार फिर इस ब्रीदिंग को हम करेंगे, और जो है निशेष रेचक प्राणायाम एक बार फिर आपका स्टॉप वॉच चालू कर लेंगे। और जो है बड़ा झंझना वाला ये बिल्कुल है ये। सो इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद सांस ले लिया आपने। सांस लेने के बाद आपने 36 सेकंड तक मेरा गया है। सो 32 से 36, तो ये बड़ा है। जितनी ज्यादा आप ताकत लगाएंगे उतना ज्यादा। शिवाजी जी का देखिए 26 हो गया। वेरी गुड। सो 39 हो गया है। रुद्रमणि मेहर जी का 25 हो गया है। सो क्यों करना है निशेष रेचक? फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, फॉर ब्लॉकेजेस, फॉर बांझपन, इनफर्टिलिटी, और संकल्प के लिए। इसको करने से जो है एक अलग ही प्रकार की गर्मी रीढ़ की हड्डी में महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज अगर सूख गई है तो वहां पर जो है वो चीज, वो द्रव्य गीले होने लगे हैं, और वहां वहां ऊर्जा जा रही है। और ये ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? स्टेम सेल की ऊर्जा। स्टेम सेल क्यों काम नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में थी कि कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इस कारण से स्टेम सेल काम नहीं कर पा रहे थे। तो हम अभी हाइपोक्सिया की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अब इसके बाद जो है हम जो है ऑक्सीजनेशन की ओर जाएंगे। लेकिन एक बार और हम जो 60 तक गया है राजू जी का 60। वेरी गुड।
शिवराज धाकड़ जी, त्यागी जी का 72 गया है ना, वेरी गुड। तो देखिए जो लोग योग करते हैं उनका जो है 72 तक जा रहा है। सो 3 राउंड हम करेंगे, उसके बाद जो है 23 लीटर ऑक्सीजन हमें भरना है, उसकी टेक्निक सीखेंगे। सो जो है 2-3 मिनट बात करेंगे ताकि लोगों को रेस्ट मिल जाए। तो इस प्राणायाम को कितनी बार कर सकते हैं, कोई पूछ रहा है, तो भाई 5 बार तो करें ही करें। जो है मैं तो सोचता हूँ कि 10 बार अगर हो जाए तो अच्छा है, क्या बुरा है। फ्रेश हो जाएं और जो लेटरिन बाथरूम सब आपका हो जाए, और उसके बाद जब आप एम्प्टी स्टमक हैं उस इसको आप करिए। तो जो है आप एक अलग सा ही हल्कापन इसमें महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब ब्लॉकेज खुलेगा तो बट ऑब्वियस बात है बॉडी हल्का लगेगा। तो हो सकता है आपको ऐसा फीलिंग आ रहा हो उसी 2 बार करने से ही। तो अगर किसी को ऐसा फीलिंग आ रहा है लाइट का, तो एल टाइप कर सकता है कि हाँ उनको वास्तव में जो है लाइट लग रहा है। तो इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कि ये भारतीय पुरानी टेक्निक्स जो हैं ये वास्तव में जो है काम कर रही हैं। तो निशेष रेचक प्राणायाम ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए हम देखते हैं कि काफी कारगर है। और जैसा कि कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो बताते हैं कि 3 महीने में इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है अगर निशेष रेचक का प्राणायाम किया जाए। सो कितने मिनट रोकना चाहिए, मिनट तो सर छोड़िए, सेकंड्स से ज्यादा आप रोक नहीं पाएंगे। मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड अगर रुक जाए, प्रैक्टिस से हो सकता है कि आप इसको 2 मिनट भी रोक लें। ठीक है। सो कितने मिनट रुकेगा, तो ये मिनट में तो अभी जैसे त्यागी जी रोक पा रहे हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो 60 सेकंड्स तक रोक रहे हैं, मतलब 1 मिनट हो गया वो। सो वापस से आपके मोबाइल को रीसेट करेंगे और फिर हम लास्ट राउंड एक और लेंगे। लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए 10-12 दिन, काफी इफेक्टिव है, काफी काफी मतलब काफी इफेक्टिव है। तो आप जो है इसको किसी को प्रदान भी कर सकते हैं ना, इसकी जो रिकॉर्डिंग जो हो रही है ये भेज सकते हैं। सो एक बार और निशेष रेचक प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, मुंह को थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, जबड़े को जब हम जामा ही देते हैं ना, जम्भाई, तो कैसा हमारा मुंह हो जाता है। तो बस सब वही एक्शन करनी है, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, कुकर की सीटी की आवाज। मेरा हुआ है 45.97 सेकेंड्स, बढ़ता जा रहा है। तो ये है आपका 25 हुआ है, वेरी गुड। ये बढ़ता जा रहा है, मतलब आपका शरीर तत्काल तत्क्षण जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। जो है 55 तक भी गया है पवन भैया का, वेरी गुड। 69 गया डिम्पल का, वाह। ध्रुव भैया का 25 गया है, कुशवाहा जी का 57 गया है। मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट में सिर्फ 3 सेकंड कम। तो ये है हमारा तो निशेष रेचक। अच्छा, अरे सुनीता जी का 74 गया है, विनोद भैया का 53, मतलब ऑलमोस्ट जो है। रवि जी का 75 चला गया, वाह। त्यागी जी का 84, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए पूरा शरीर जो है ये पसीने से तरबतर हो रहा है, क्योंकि जो है सारा कचरा निकल रहा है। वाइफ का 61 नीलेश जी की, और इनका 40 गया है, वेरी गुड। तो अब ये जो टेक्निक है हमारी, ये कैसी है, अब मुझे अब सांस लेना सीखना है। तो सांस लेने के लिए सबसे पहले मेरी उंगलियों की मुद्रा कैसी हो, ये जो है इससे सांस उथली उथली ली जाती है, लेकिन इसके पास जो उंगली है मिडिल फिंगर को जो आप प्रेस करते हैं, तो सांस आपकी जो है नाभि तक आप ले सकते हैं। तो आप जब धीरे धीरे मुंह को हमेशा ऐसे जमाई मोड में रखना है, लेकिन मुंह से सांस नहीं लेना, सांस नाक से ही लेना है। ऐसा करने से क्या होता है, ये आपका खींचा जाता है, जिससे ये जो है घर्षण करते हुए आपकी जो है सांसें शरीर तक जाती है। जब भी आप मुंह से सांस लेंगे,
सारे बैक्टीरिया वायरस सारे प्रवेश कर जाएंगे। और जब आप नाक से सांस लेंगे तो नाक के अंदर जो व्यवस्था है ऐसी है कि इसके अंदर से बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। तो ये इसको बोलते हैं प्राण। जब आप नाक से सांस लेते हैं, इसे सुना है प्राणिक ब्रीदिंग। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से आपने सांस ले लिया, लेकिन ये प्राणिक ब्रीदिंग नहीं है। तो मुंह से सांस वो लेता है जो मरने वाला इंसान मुंह से सांस लेता है, उथली उथली सांस चलती है, उसका सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तो कहने का मतलब है, सांस को मुझे लेने की सबसे पहले मैंने ये पोजीशन बना ली। ये पोजीशन सबको दिख रही है। इसके अंगूठे के जो मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर ऐसी कर ली। मुंह को मैंने थोड़ा ऐसा पाउच टाइप कर लिया। मुंह खुला भी रह सकता है, थोड़ा सा उंगली जा सकती है। मैं नाक से सांस लूंगा और नाक से सांस लेके स्टमक में भरूंगा, मेरा स्टमक आगे आने लगेगा। उसके बाद वो जो मेरी एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, धीरे धीरे लंग्स में आएगी। उसके बाद शोल्डर में आएगी, तो मेरा बॉडी ऑटोमेटिक तनने लग जाएगा जैसे जैसे सांस ऊपर आने लगेगी। और जो है, जब मैं, जिसको बोलते हैं और ठूस के भर दो, तो जब मैं और ठूस के भरूंगा मेरे कंधे अपने आप ऐसे ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद में फिर वापस मुंह से करके उस सांस को निकाल दूंगा। हाँ, सारी प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो सकती है, नर्व प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती। 10:30 से 11:30 के सेशन में हम और क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, उसमें आप आइए तो। और हम कौन सी नस खराब है, क्या है, डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सेशन होता है सुबह का। ओके। सो सारी प्रॉब्लम्स को जो है ठीक किया जा सकता है। नसों का प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स, नमक खाना बंद कर देंगे तो 80% न्यूरो प्रॉब्लम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। चलिए, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। मिडिल फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे और जो है मुंह को थोड़ा सा पाउच की तरह बनाएंगे, ताकि जो है, यूं है ना, सांस लेना चालू करेंगे। मैं, मुझे थोड़ा सा देखिए, मैं सांस ले रहा हूँ, पेट में सांस जाएगी, नाक से लेना है। पेट आगे आने लगेगा, जैसे ही पेट में सांस भरेंगे तानदेन तक जाएगी, मतलब नाभि से 2 उंगल नीचे तक आपको झटका लगेगा। मुंह आपका ऐसा पाउच की तरफ। पहले पेट में सांसों को लेंगे, नाक से सांस जाएगी, पेट ऐसा बलून जैसा फूल जाएगा, फिर धीरे धीरे श्वास ऊपर आने लगी, हृदय, आपकी ये रिब केज एक्सपांड होगी। फिर आपका ये पूरा जो सेक्शन है गोल, ये एक्सपांड होगा। और जो है आपके शोल्डर पीछे जाने लगेंगे, और जब आप और ठूस ठूस के भरेंगे तो आपके कंधे थोड़े से लिफ्ट हो जाएंगे। यहां तक आप भरेंगे, आपको महसूस होगा कि अब आप सांस नहीं भर सकते, तो फिर मुंह से कुकर की सीटी की आवाज निकालते हुए सांस को हम छोड़ देंगे। सो क्या आप लोग रेडी हैं? आर टाइप करें अगर आप लोग रेडी हैं तो। ओके। सो एवरीबडी इज रेडी। 8:16 हो सकते हैं। तो हम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, हाथों की मुद्रा बना लें तो आसानी से सांस नाभि तक चली जाए। और लेट अस स्टार्ट नाउ। मुंह को थोड़ा पाउच जैसा कर लें, मुंह से सांस नहीं लेनी है। स्टार्ट। एक बार फिर लेंगे। एक बार फिर लेंगे।
आखिरी बार वापस से मुद्रा को देख लीजिए, मुंह को थोड़ा सा, जबड़ों को खींच दीजिए, जैसे जामभाई आती है जब करते हैं। और हम सांस लेना धीरे धीरे नाक से चालू करेंगे, पेट में, पेट से चेस्ट, चेस्ट से शोल्डर्स, शोल्डर्स से थोड़ा और ऊपर गले तक। स्टार्ट। ओके, तो हाउ आर यू फीलिंग? आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? गुड, तो जी टाइप करें। और जो है 23 लीटर सांस जब बॉडी के अंदर जाएगा, सबसे पहले नाभि, नाभि से चेस्ट, चेस्ट से शोल्डर, पूरा घूमते हुए जो गर्दन तक ये जाएगा, तब काय का डायबिटीज, काय का बीपी, काय का हार्ट प्रॉब्लम, काय का नर्व प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है, ये हाथ दुख रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, कल कोई बोल रहा था, करिए आप इसको जितनी बार कर सकते हैं, 5 बार, 6 बार, 10 बार, प्रैक्टिस इसकी कीजिए। कल इसकी और एडवांस प्रैक्टिस बताएंगे जिससे कि बॉडी का वोल्टेज भी माइनस में चला जाए। तो जो है इस ब्रीदिंग को करके, इस ब्रीदिंग को बोला जाता है तिब्बतियन ब्रीदिंग, है ना। तो जिसमें हम ठूस ठूस के हवा को भरते हैं। बहुत शांत लग रहा होगा, किसी को चक्कर आ रहे होंगे तो बहुत हल्का ब्रेन लग रहा होगा, और जो है काफी अच्छा आपको जो है सारी अनुभूतियां हो रही होंगी। सो जो है अगर कोई शेयरिंग करना चाहे तो हैंड रेस करें, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को फिर अभी समाप्त करते हैं। तो 10:30 बजे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें जो है मुलाकात होगी। ऑलमोस्ट चैट में सभी का आ गया है, काफी अच्छा लोगों को लगा है। नीलेश जी को सम टायर्ड लगा है, हाँ यस, टायर्ड लगा है, मतलब आपकी बॉडी में तेजी से काम हुआ है। वीकनेस तभी इंसान को आती है जब जो है उसकी बॉडी कुछ काम करने लगती है। जब हम बोलते हैं फॉलो पे रहो, तो लोग बोलते हैं कमजोरी महसूस हो रही है। तो पहले नहीं हो रही थी, जब रोटी सब्जी खमन ढोकला खा रहे थे, जैसे ही फ्रूट्स पे रखा, वीकनेस महसूस होने लगा। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करें इस टाइप का और आपको वीकनेस होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी एक्शन मोड में आ गया है, और अब ये रिपेयर, तंदुरुस्ती की ओर आप जा रहे हैं, है ना। सो मुंह से छोड़ने से क्या लाभ होता है? जब भी आप मुंह से छोड़ते हैं, पूरा एम्प्टी हो जाता है ना, आपका स्टमक पूरा अंदर चला जाता है, तो पूरा ऑक्सीजन, पूरा आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर पूरा निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो बॉडी जो है अपना काम सुचारू रूप से करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा भरा पड़ा है हमारी बॉडी में। हाँ, एक मिनट, नीलेश जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ नीलेश जी, अनम्यूट करिए। हाँ नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते। अच्छा लगा, अच्छा फीलिंग गुड? लगा। मैंने और मेरी वाइफ ने भी किया। हाँ, इसको रोज करना है, इसको। थोड़ी थकावट हुई थी ये जो लास्ट टाइम। हाँ, थका, मुझे भी पसीना आ रहा है काफी। तो जो जब टॉक्सिन निकलने लगी हाँ बॉडी हाँ में, लास्ट टाइम जब हाँ बॉडी जब टॉक्सिन तो निकालेगी, हाँ तो जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। सर, दादा ये एम्प्टी स्टमक ही करना पड़ेगा हर रोज? हाँ, मतलब 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अब जैसे आपने 4 बजे खाना खाया है, तो आप रात को भी हाँ कर सकते हैं, लेकिन रात की हवा अलग होगी, हवा भी अलग अलग होगी, है ना। तो सूटेबल टाइम वही है जो हम अभी कर रहे हैं, 7 बजे, हाँ, है ना। बराबर दादा। ओके, ठीक है, मैं 10:30 बजे ज्वाइंट होता हूँ। 10:30 बजे मिलते हैं, यस, सभी लोग 10:30 बजे मिलते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है, रोहिणी मैडम अनम्यूट करें, एक मिनट। मन बंद कर दूंगा बीजू को यार से। ये चलिए अपन। हाँ मैडम, अनम्यूट करिए। हा, आवाज येतोय दादा? हो, येतोय येतोय। हा दादा, मला हे विचारायचं होतं, माझ्या उजव्या डोळ्याला आहे ना कोपऱ्यात खूप चुळचुळ होत आहे, तर कुठल्या पाणीने डीप करावे ते डोळे?
डोळ्याने डीप करायची गरज नाहीये. सगळ्यात आधी तर 9.5 नी त्याला डीप करा. इचिंग हा होतं म्हणजे, कारण की डोळ्यामध्ये ऑलरेडी पाणी असतं आणि इन्फेक्शन काही असेल तर मग ते आपलं 2.5च्या पाण्याने ते चाललं जाईल. तर 2.5च्या पाण्याने जर नुसतं हाताला ओलं केलं आणि असे हात फिरवले डोळ्यांवर तरी ते हम्म. पाणी तिथे जाऊ शकतं. तर 9.5नी जेव्हा तुम्ही तोंड धुता तेव्हा एकदा 9.5ने डोळे धुवा आणि त्याच्यानंतर 2.5 पाणी काढून ठेवा. ते पाणी 1 महिना खराब होत नाही. तर त्या पाण्याने मग रोज असा हात घ्यायचा हातात आणि ते आपल्या डोळ्यांवर असं लावायचं. तर त्यांनी ते 2-4 वेळा 5 वेळा लावलं की ते बॉडी ऑटोमॅटिक ते चाललं जाईल आत 2.5. थँक्यू दादा. थँक्यू. सो लेट अस स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग. फिर मिलते हैं 10:30 बजे. थैंक यू.